अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूं हिना सलमान। सुबह बखैर आप लोगों को। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं सबसे पहले बात करेंगे बारिशों और सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से, जिसने मुल्क भर में मानसून सीजन के दौरान बारिशों और सैलाबी सूरत हाल ने अवाम को जो है बहुत मुश्किलात में डाल दिया है। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक का कहना है कि मानसून सीजन मजीद 2-3 रोज तक जारी रहेगा। ताहम दरियाए सतलज, रावी और चनाब के इलाकों में फिलहाल सूरत हाल कंट्रोल में है। अलबत्ता हेल्ड, पंजनन और गुड्डू बैराज पर पानी के बहाव में तेजी देखी जा रही है। सैलाब से जहां लाखों अफराद मुतासर हुए, वहीं मवेशी, खेत और फसलें भी बड़ी तादाद में तबाह हुई हैं। पंजाब में 24 लाख से जायद अफराद, जबकि सिंध में 1.5 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। उधर दूसरी जानब दरियाए जनाब का बड़ा रैला मुल्तान की तरफ बढ़ रहा है, जिसके बाइस तहसील जलालपुर, पीरामाला और गिरदो नवा में सैलाबी पानी ने तबाही मचा के रखी हुई है। शहर को बचाने के लिए उच्च शरीफ रोड में शगाफ डालने का फैसला किया गया है ताकि बड़े पैमाने पर नुकसानात से बचा जा सके। बस्तियों और कस्बे ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। हज़ारों लोग महफूज मकामात की जानिब नकल मकानी कर रहे हैं। बहावल नगर में दरियाए सतलज के सैलाबी रेले ने हिफाजती बंद तोड़ दिया है, जिसके बाद पानी ने आबादियों का रुख कर लिया है। जबकि चक लालिका के करीब जो है कश्ती उलटने के वाक़े में कई जो है कीमती जानें खतरे में पड़ गई हैं। ताहम रेस्क्यू टीमें ने बरवक्त कार्रवाई करके अफराद को जिंदा बचा लिया है। ये तमाम सूरत हाल जो है इस बात की निशानदेही करती है कि पंजाब के मुतादिद इलाके अब भी शदीद खतरात की जद में हैं और मुतासरा अवाम को फौरी इमदाद और महफूज मकामात और बहाली के इकदामात की अशद ज़रूरत है। तो जलालपुर, पीरामाला की सारी सिचुएशन पे हम बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मदनी खान, जिनको हम वेलकम करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मदनी। वालेकुम अस्सलाम। मदनी खान, ये बताइएगा कि जलालपुर पीरावाला में इस वक्त दरियाए चनाब की सूरत हाल क्या है? क्या पानी जो है वो बहाव जो है मजीद बढ़ गया है और अपनी सतह से तजावुज कर गया है? जलालपुर पीरवाला में पानी की सतह अभी तक वैसे के वैसे ही बरकरार है, क्योंकि पानी का जो पीछे एक रेला है उससे मजीद जो इलाके हैं वो मुतासर होंगे। इस वक्त जलालपुर पीरवाला की अगर मैं टोटल बात करूं तो 7,50,000 से ज़ायद की आबादी है टोटल, और 1.5 लाख की आबादी सिर्फ शहर की है। इस वक्त सिर्फ शहर बचा हुआ है, बाकी जितने भी दही इलाके हैं वो तमाम के तमाम सैलाब की जद में है। इस वक्त भी तकरीबन 10 से 12 फुट पानी जो है देही इलाकों में, शहर के करीब जो एक बंद बनाया गया उस तक खड़ा है। और ये रेस्क्यू का जो ऑपरेशन है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से या फिर जो पाक आर्मी की तरफ से है वो नाकाफी है। सिर्फ 50 कश्तियां पिछले 5 दिन से कोशिश कर रही हैं। लाखों की तादाद में लोग जो देहातों के अंदर फंसे हुए हैं अभी भी वो वहीं फंसे हुए हैं। उनकी चीखों पुकार 15 के जरिए, रेस्क्यू की हेल्पलाइन के जरिए या जो आर्मी की एक हेल्पलाइन दी गई थी उस पर कॉलें कर करके लोग थक गए हैं। अब पोजीशन देहातों के अंदर ये है कि लोगों के घरों के अंदर पानी दाखिल हो चुका है, छतों तक पानी पहुंच चुका है और लोग बच्चों समेत, फैमिली समेत छतों के ऊपर बैठे हुए हैं। और कुछ बस्तियां तो ऐसे ही हैं कि जिनका सफ़े हस्ती से नाम ही मिट गया है, जिनमें बलोच वाला है, दराबपुर है और इसी तरीके से कई बस्तियों के छतों के ऊपर से पानी गुजर गया। अब वहां बस्तियों का नामो निशान नहीं है। और रेस्क्यू की जो टीमें हैं वो अपनी तरफ से कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो उनके लिए इलाका नया है और दूर दराज जाके ऑपरेशन करके उनको वापस आना होता है। तकरीबन एक फैमिली को लाने के लिए एक कश्ती को 3 से 4 घंटे दरकार होते हैं, जिससे तकरीबन कुछ मुख्तसर लोगों को रेस्क्यू करके वापस लाते हैं तो शाम तक टाइम खत्म हो जाता है। मदनी खान साहब, ये तो बहुत अजीब सी बात है कि 50 कश्तियां सिर्फ जो हैं वो रेस्क्यू के पास हैं। 50 कश्तियों से लाखों लोग कैसे नकल मकानी करेंगे? ये बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है। पहले दिन से हम मीडिया के तवज्जुह से, लोगों के सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने यही आवाज़ उठाई थी कि कश्तियों की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जाए और मुमकिन हो तो नेवी को यहाँ बुलाकर ऑपरेशन किया जाए, क्योंकि ये इस वक्त 90% जो जलालपुर पीरवाला का हिस्सा है वो सैलाब की जद में है। इंतज़ामिया की तरफ से पहले लोगों को इनखला के लिए ऐलानात किए गए थे, मगर लोग यहाँ से सिर्फ 10% लोग यहाँ से निकले थे।
बाकी 90% लोग अभी भी पानी के अंदर फंसे हुए हैं। कुछ लोगों को निकाल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है, लेकिन अब ये जो है रेस्क्यू का ऑपरेशन अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका है। और शहर की अगर मैं बात करूं तो शहर के गिर्द एक हिफाजती बंद बनाया गया था ताकि शहर को बचाया जा सके, तो उसकी हालत इंतहाई गंभीर हो गई थी। तो गुज़िश्ता रात को एक उच्च शरीफ वाला जो रोड है उसमें शिगाफ डाल के पानी का रुख दूसरी तरफ करने की कोशिश की गई थी, मगर उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। पानी की जो सतह है अभी बरकरार है और मजीद जो पानी आ रहा है उससे शहर को खतरा मदनी साहब, हमारे सामने कुछ वीडियोस भी कल हमें मिली हैं जिसमें खवातीन की भी बहुत कंप्लेंट्स आई हैं कि वो बेआयो मददगार हैं, वहां वॉशरूम का निजाम नहीं, जो लोग नकल मुकानी कर चुके हैं। कल ही मैंने एक वीडियो देखी है, इसके बारे में कुछ बताइएगा। इसके साथ साथ मैं आपसे फिर दूसरी जानब जाऊंगी। देखें जी, इंतजामिया की तरफ से, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ 50 से 60 कैंप लगाए गए हैं। उन कैंपों के अंदर ना तो पानी की सहूलत मौजूद है और ना ही वहाँ वॉशरूम की सहूलत मौजूद है। जहाँ लाखों की तादाद में लोग हों तो 50 कैमे कैसे उनके से पूरे हो सकते हैं। और कुछ जो समाजी तंजीमें हैं उन तंजीमों ने भी यहाँ के अब खैमे लगाए हैं। कुछ वो लोग भी इमदाद कर रहे हैं, उनकी कश्तियाँ भी कुछ अभी नई आई है जो लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर इंतजामात इतने कम हुए हैं कि जो जितनी तादाद में लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है तो उनको यहाँ आके एडजस्ट करना गवर्नमेंट के लिए भी और समाजी जो तंजीमें हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। तो अच्छा मदनी साहब, हमें ये भी अपडेट करिएगा कि हुकूमत पंजाब ने जो असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर पीरेवाला को मुअत्तल कर दिया है, ये इत्तलात आपके पास है? देखें, असिस्टेंट कमिश्नर को सिर्फ मुअत्तल नहीं किया, उससे पहले डीएसपी जलालपुर पीरवाला राना लतीफ़ है उनको मुअत्तल किया गया है। उन्होंने गवर्नमेंट की जो इंतजामिया की एक तवज्जो दिलवाई थी कि शहर के बाहर जो एक रोड है उच्च शरीफ वाला, अगर उसको तोड़ा जाए तो शहर की तरफ जो फ्लो पानी का बढ़ रहा है, शहर डूबने का खतरा है, उससे बचा जा सकेगा। वो लेटर वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक्शन लिया कि एक डीएसपी की क्या औकात है, वो अपना शहर को बचाने के लिए इतने बड़ी कोशिश में आ रहा है, जिस वजह से उसे भी मुअत्तल कर दिया। इसी तरीके से असिस्टेंट कमिश्नर जुल्फ़िकार अली खान है उनको भी मुअत्तल किया गया है, सिर्फ इसी वजह से कि वो इन तमाम चीज़ों को मैनेज नहीं कर सके। जब गवर्नमेंट उनको कोई चीज़ें मुहैया नहीं करेंगी, उनको सहूलियात नहीं देंगी, तो वो अपनी तरफ से कैसे मैनेज कर सकेंगे। अब देखें जी, सिर्फ 14 कश्तियाँ आर्मी की चल रही हैं और जो रेस्क्यू 1122 है उसकी 12 कश्तियां चल रही हैं, 26 कश्तियां सिर्फ गवर्नमेंट की चल रही हैं और बाकी जो 24 कश्तियां हैं वो समाजी कारकुनों की हैं। ये टोटल 50 कश्तियों में आप 6 लाख 6.5 लाख देहातों में फंसे हुए लोगों को कैसे रेस्क्यू करके आप। अच्छा, हमें एक बात और यहाँ बताइएगा, वजाहत कीजिएगा मदनी साहब, कि हमने ये देखा है कि प्राइवेट जो ओनर्स हैं, कश्तियां जिनके पास हैं, वो बहुत ज्यादा पैसे मांग रहे हैं, लाखों रुपए मांग रहे हैं लोगों को नकल मकानी करवाने के लिए। क्या ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त बात है। अब पिछले दिनों दूसरी रात है, एक कश्ती कटी हुई है, उसमें 28 अफराद एक ही खानदान के 1,15,000 रुपए पे करके वो शहर की तरफ आ रहे थे, जिसको हादसा पेश आया। 28 के 28 अफराद पानी के अंदर डूबे, उनमें 19 लोगों को मकामी लोगों ने बचाया, बाकी 9 लोग उस कश्ती के अंदर, उस हादसे के अंदर खत्म हो गए और 12 घंटे ऑपरेशन के बाद फिर जाके उनकी डेड बॉडियां मिली है। इसी तरीके से एक दिन पहले भी कश्ती के उल्टने का, और ये कश्तियां वो हैं जिनको रास्तों का नहीं पता, जिनको रोड की डायरेक्शन का नहीं पता, वो अपनी मर्जी से कश्ती को चलाते तो हैं, लेकिन जो बस्तियां डूबी हुई हैं, घर डूबे, मैप नहीं है, और जो घर डूबे उन घर के साथ जब वो आके टकराती हैं तो कश्ती को हादसा पेश आ जाता है। यहाँ जो इंतजामिया की रेस्क्यू की टीमें हैं, चाहे आर्मी की टीमें हैं, जब उनको कहते हैं कि फैमिली वहाँ फंसी हुई है, आप जाके उनको निकाल के लाए, तो सबसे पहले उनका सवाल यही होता है कि आपको अगर रास्ते का पता है तो आप हमारे साथ चले, हम फैमिली को रेस्क्यू करके ले आते हैं। अदरवाइज वो अपनी मर्जी से कोई भी कश्ती चलाकर फैमिली को निकालने के लिए रिस्क नहीं उठा रहा। ये कंडीशन अब यहाँ बनी हुई है। 12 से 15 फुट पानी जहाँ हो और घर भी उसी के अंदर, बस्तियां भी उसी के अंदर डूबी
हुई हूँ। ये कुछ जो नशेबी इलाके हैं वहाँ तो 25 फुट तक पानी खड़ा हुआ है, जिसके घरों के ऊपर, लोगों के ऊपर पानी पहुंचा हुआ है। और इंतजामात अब जो हुकूमत की तरफ से हैं वो खैमे मुकम्मल हो चुके हैं। लोग जो आ रहे हैं वो रोडों के ऊपर बैठे हुए हैं, अपने सामान के साथ बैठे हुए हैं। बच्चे भी, खवातीन भी बैठे हुए हैं। ना उनके पास खाने के लिए कोई चीज़ है, ना उनके वाशरूम की सहूलत मौजूद है, और ना ही उनके पास कोई ऐसे बिस्तर वगैरह हैं जो पानी से निकल कर आए हैं। वो अपने लिए सिर्फ वही कीमती 2-4 चीजें जो थी वो लेकर आए हैं साथ। वो रोडों के ऊपर बेजा। अच्छा मदनी साहब, ये भी बताइएगा कि अब तक क्या सूरत हाल है आपकी रिपोर्ट के मुताबिक? आप जलालपुर पीरा वाले में हैं, सब कुछ विटनेस कर रहे हैं। कितने देहात और बस्तियां जो हैं वो पानी की नजर हो चुकी हैं? कोई आपके पास तादाद है? आई थिंक कनेक्शन में थोड़ा सा डिले आ रहा है, बट जी हमारे साथ मौजूद थे मदनी खान जलालपुर पीरावाला से। जलालपुर पीरावाला की सिचुएशन इंतहाई संगीन है। मदनी खान साहब, आप बताइएगा कि कितने देहात और बस्तियां जो हैं वो पानी की नज़र हो गए हैं? कोई आपके पास स्टैट्स आए हैं अभी तक? आई थिंक थोड़ा सा कनेक्टिविटी वाकई इशू है। जिस जगह वो बैठे हुए हैं उस जगह तो वाकई वो रिपोर्ट कर रहे हैं। ये बड़ी बात है क्योंकि सिचुएशन जो है वो बहुत अनसर्टन है जलालपुर पीरावाला में, जहां लाखों अफराद जो हैं वो पानी में इस वक्त जो हैं वो महसूर हैं। उनके पास बेयारो मददगार हैं। हुकूमत के पास जो कश्तियों की तादाद बताई जा रही है वो सिर्फ 50 है, और 50 कश्तियाँ 1.5 लाख से ज़्यादा अफराद को कैसे रेस्क्यू कर सकती है? इसके अलावा ये भी हमें पता लगा, और जैसे कि हमने वीडियोज़ में देखा है कि लोग जो है बेयारो मददगार बैठे हुए हैं। ना उनके पास सर छुपाने की जगह है, ना उनकी खवातीन के पास जो है कोई प्राइवेट वॉशरूम्स अवेलेबल है, या कोई ऐसा सिस्टम अवेलेबल है जहां खवातीन जो है वो अपना जो सर है वो छुपा सकें। एक बार फिर हम अपने नुमाइंदे का रुख करते हैं। जी मदनी खान साहब, आप आवाज सुन पा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जैसे आप मुझे रिस्पॉन्ड करते हैं, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि कितने देहात और बस्तियां जो हैं अभी तक बिल्कुल पानी की नजर हो गई हैं? आपके पास कुछ स्टैट्स हैं इसके हवाले से? कनेक्टिविटी अभी आई थिंक वाकई इशू आ रहा है, और हमारे जो नुमाइंदे हैं वो बार बार हमें रिपोर्ट करने की वहाँ से कोशिश कर रहे हैं, मगर जो सिचुएशन है वहाँ 12-12 फुट तक पानी जो है वो खड़ा हुआ है, और 12 फुट के पानी में लोगों को निकालना बहुत मुश्किल एक मरहला है। इसमें पाक फौज जो है, हुकूमती इदारे जो हैं, और मुख्तलिफ सोशल सेक्टर्स जो हैं वो अपनी कहते हैं कि जान लड़ा रहे हैं लोगों को नकल मकानी करवाने के लिए, मगर अभी भी लाखों अफराद जो हैं वो पानी की नज़र हो गए हुए हैं। और कल जो एक बहुत बेहानक वाक़या पेश आया है जिसमें कहते हैं कि 19 अफराद को बचा लिया गया और 9 अफराद जो है डूब गए हैं, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन वहां जारी था। रेस्क्यू टीमें जो थी वो कश्ती के जरिए कुछ लोगों को नकल मकानी करवा रही थी, मगर इस हादसे की वजह से 9 जानें जो है वो ज़िया हो गई हैं। लेकिन अभी हमने देखना है कि हमारे नुमाइंदे जो है मजीद हमें क्या बनाते हैं। जी मदनी साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? कितने देहात और इस वक्त बस्तियां जो है पानी की नजर हो गए? हम इस स्टैट्स के ऊपर बात करते हैं। देखिए जी, जलालपुर पीरवाला के 114 मवाज़ात हैं, जिनमें से 95 मवाज़ात इस टाइम पानी की ज़द में हैं और मुकम्मल के मुकम्मल पानी की ज़द में हैं। और जब से ये उच्च शरीफ वाला रोड तोड़ा गया है, बाकी जो तकरीबन 9 मवाज़ात हैं उनकी तरफ पानी अभी रवा दवा है। तकरीबन शाम तक या कल सुबह तक जलालपुर पीरवाला की जितनी भी आबादी है वो पानी की नजर हो जाएगी। 100% यहाँ पानी बस्ती के अंदर पहुंच जाएगा। अब लोगों ने कई दफा मुतालबा भी किया है कि जलालपुर पीरवाला को आफत ज़दा शहर करार दिया जाए और इसके अंदर जितना जल्दी से जल्दी हो सके इंसानी जानों को बचाया जा सके। मैं आपको यहाँ पर एक ये भी बताता चलूँ कि एक फैमिली को रेस्क्यू करने के लिए जब रेस्क्यू टीम वहां देहात के अंदर पहुंची 15 किलोमीटर शहर से सफर करके, तो उनके पास जानवर भी वहां मौजूद थे, कीमती सोना और कीमती उनके पास जो चीजें थी खाने पीने की वो भी मौजूद थी। लेकिन फैमिली ने सिर्फ अपने बच्चों, अपनी खवातीन और अपनी जिंदगी बचा कर उन्होंने कहा हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमारी जानों को बचाया जाए। इस वक्त ये कंडीशन बनी हुई है
बिल्कुल हम देख पा कानूनों रहे की हैं कोई फुटेजेस परवाह जो हैं नहीं। वो हम ये भी देख पा रहे हैं, बहुत संगीन सिचुएशन है। तो देखा भी ये जा रहा है कि डिफरेंट जो वीडियोस आ रही हैं जलालपुर पीरामाला से, ऐसी अनसर्टन सिचुएशन है कि वाकई के कहते हैं ना कि दिल दहलाने वाले जो वाक़यात हुए हैं और उससे इंसानी जानों का ज़िया हो रहा है। और इस शहर को अकॉर्डिंग टू हमारे नुमाइंदे जो हैं कि आफत ज़दा शहर करार दे दिया गया है और अपील भी की जा रही है हुकूमत से कि लोगों को बचा लिया जाए। लोग अपने माल मवेशी छोड़कर अपनी जानों की उनको लाले पड़े हुए हैं और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि कोई इंतज़ामात मौजूद नहीं हैं और इंतज़ामात के अलावा लोग जो हैं अभी भी पानी में फंसे हुए हैं और उनके लिए रेस्क्यू के जो हैं उनको ज़राए को ज़्यादा किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा कश्तियाँ जो हैं वहाँ भेजी जाएँ और हुकूमती इदारे और जितने भी NGO सोशल सेक्टर हमें सुन पा रहा है ये भी हम अपील कर रहे हैं कि उनकी फौरी मदद की जाए। तो व्यूअर्स, ये तो हम सिचुएशन देख रहे हैं जलालपुर पीरवाला से। आपको लिए चलते छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। न्यू पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। थोड़ी सी बात करते हैं हीरोज ऑफ पाकिस्तान के हवाले से। आज हम आपको एक ऐसी कामयाबी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने पाकिस्तान का नाम एक बार फिर दुनिया में बुलंद कर दिया है और ख़ास तौर पर ख़वातीन की हिम्मत, हौसला और अज़म को नई पहचान दी है। जी हाँ, पाकिस्तान की बाहिम्मत खातून जो हैं कोपे माओ ने गिलगित बल्तिस्तान की 5400 मीटर बुलंदी पर कहते हैं ना कि चोटी सर करके तारीख रकम कर दी है। ये कारनामा कोई आम मुहिम नहीं है बल्कि एक नई तारीख की शुरुआत है। इस टीम में चारों सूबे गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन शामिल थी, जो इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान की बेटियां हर खित्ते से निकलकर एक ही झंडे तले मुल्क का वकार बढ़ा सकती हैं। इस शानदार मुहिम की क़यादत गिलगित बल्तिस्तान की बीबी अफजून ने की, जबकि उनके साथ सहाफ़ी मोना खान, आमना शबीर, मारिया बंगिश, ज़ेबा बतूल, बिस्मा हसन, इकरार जलानी और अरीब बतूल, मदीहा सैयद और शाहरीन खान शरीक थी। इन खवातीन ने ना सिर्फ चोटी सर करके बल्कि ये पैगाम भी दिया है कि हिम्मत, मेहनत और अज़म के सामने कोई पहाड़ बुलंद नहीं रहता। तो व्यूअर्स, ये 4 रोज़ा मुहिम 7 सितंबर को स्कर्दू से शुरू हुआ, जहां दियोसाई टॉप पर तरबियत और हाइकिंग की मशकें हुई और फिर 10 सितंबर को ये कामयाबी के साथ चोटी सर कर ली गई। इन बहादुर खवातीन की रहनुमाई हमारे अजीम कोपे माओ साजिद सतपारा, अशरफ सतपारा, फिदा अली और शरीफ सतपारा ने की, जो खुद भी दुनिया की बुलंद तरीन चोटियों को सर करके पाकिस्तान का फख्र बन चुके हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी इस कामयाबी को सराहते हुए टीम को वजीर आजम हाउस मदऊ किया, जबकि अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान के नायब सदर करार हैदरी ने इन खवातीन की हिम्मत, अज़ाइम और सलाहियत का मजर इनको करार दिया है। और पाकिस्तान की सबसे कामयाब खातून को पेमा नायला कयानी भी इन नौजवान खवातीन को खराज तहसीन पेश करने के लिए उन्होंने देते दिल से कहा कि दिल खुश हुआ है कि नई नस्ल बिला झिझक अपने ख्वाबों का ताक़ुब कर रही है। नाज़रीन, साजिद सतपारा का ये जुमला सब कुछ समेट देता है कि इन खवातीन ने आने वाली नस्लों के लिए मशले राह रोशन कर दी है। ये कामयाबी सिर्फ चोटी सर करने की नहीं है बल्कि अपने ख्वाब, अपनी मंजिल और अपनी पहचान को सर करने की है। ये पैगाम है हर पाकिस्तानी लड़की के लिए, अगर हिम्मत है, हौसला और अज़म है तो कोई चोटी, कोई मंजिल आपके कदमों से ज्यादा ऊंची नहीं रहती। तो जबरदस्त किस्म की ये डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट आई खवातीन के हवाले से। खवातीन एंटरप्रेन्योर्स हैं, खवातीन हर शोबे में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो सोशल वर्क हो, चाहे वो एथलेटिक्स हो। अब कोपेमानी में भी पाकिस्तानी खवातीन ने कहते ना कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। ये कामयाबी वाकई एक सिर्फ चोटी की नहीं है, चोटी सर करने के लिए, बल्कि अपने ख्वाब, अपने मंजिल और इस पूरे मंजिल अपनी पहचान बढ़ाने के लिए है। तो ऐसा ही हमने देखा इन तमाम खवातीन में, जो कि हमने आपसे ये बात शेयर की है। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। न्यू पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। खेलों की दुनिया में जो एशिया कप जो है, जिसने सारी नजरें जुमा के रखी हुई है क्रिकेट शायकीन की, उसके बारे में बात कर लेते हैं। एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के तीसरे मैच में बांग्लादेश ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए हांगकांग को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। अबू धाबी में खेले गए इस मुकाबले में बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने टॉस जीतकर हांगकांग को पहले बैटिंग की दावत दी। हांगकांग ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 143 रन बनाए, जिसमें नजाकत खान
खान के 42 और जिशान अली के 30 रन काबिले जिक्र हैं। बांग्लादेश की जानिब से तस्कीन अहमद, रमीम हसन और शाद हुसैन ने उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए 2-2 विकेटें हासिल की। जवाब में बांग्लादेश ने हदफ 18वें ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। कप्तान लिटन दास जो है 58 रन के साथ नुमाया रहे, जबकि तौहीद राय 35 रन बनाकर नॉट आउट रही है। बांग्लादेश का इवेंट में पहला मैच था जिसमें उन्होंने कामयाबी हासिल की, जबकि हांगकांग को इवेंट में मुसलसल दूसरी शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। इससे कबल अफगानिस्तान भी इन्हीं शिकस्त दे चुका है। दूसरी जानिब भारत ने पहले मैच में यूएई को बासानी 9 विकेटों से शिकस्त देकर शानदार आगाज किया था। अब सबकी नजरें पाकिस्तान पर हैं जो कि आज ओमान के खिलाफ मैदान में उतरेगा, जबकि ये सबसे बड़ा टाकरा जो है 14 सितंबर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मुतवक्के है, यकीनन शायकीन क्रिकेट के लिए एक बड़ा इवेंट साबित होगा। इस सारी सिचुएशन को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट तैमूर खान, जिनको मैं शो में वेलकम करती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम तैमूर। जी तैमूर, आप सुन पा रहे हैं? तो आज हम उस पर स्पोर्ट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, और स्पोर्ट्स में जो सबसे बड़ा इवेंट है एशिया कप, ये बहुत एक मायने रखता है। और शायकीन क्रिकेट फैंस, पूरी दुनिया से जो क्रिकेट फैंस होते हैं वो इस इवेंट का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो टाकरा होता है वो होता है पाकिस्तान इंडिया का। हमारे साथ मौजूद है स्पोर्ट्स एनालिस्ट तैमूर खान, जिनको मैं वेलकम करती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम तैमूर। जी थैंक यू हिना, थैंक यू फॉर हैविंग मी। हाँ तैमूर, ये बताएगा कि जैसे कि हमने देखा है जो कि टीम्स नई आई हैं, जैसे कि यूएई की बात करें, हांगकांग की बात करें और ओमान की बात करें। खैर ओमान की भी तो कारकर्दगी पाकिस्तान से पता लगेगी, लेकिन ये वन साइडेड मैचेस हो रहे हैं। जो बड़ी टीम्स हैं वो टेक ओवर कर रही है, वो डोमिनेट कर रही हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अगर आप आईसीसी और एशियन क्रिकेट काउंसिल को देखें, इसी तरीके से आईसीसी इवेंट्स के अंदर भी, और ये एसीसी का एक इवेंट है एशिया कप, तो उसमें जितनी भी एसोसिएट कंट्रीज होती हैं वो एक क्वालिफाइंग प्रोसेस के थ्रू क्वालिफाई करती हैं, इवन इन द आईसीसी इवेंट जो कि वर्ल्ड कप है और एशिया कप हो रहा है। तो इसी तरीके से एक क्वालिफाइंग राउंड खेलती हैं ये एसोसिएशन जो एसोसिएटेड मेंबर्स हैं, एंड देन दे क्वालिफाई। ऑब्वियसली लेस एक्सपीरियंस है, लेकिन इस तरह का जब एक्सपोजर मिलता है तो फिर इन टीम्स को एक्सपीरियंस गेन होता है। अफगानिस्तान एक बहुत बड़ी एग्जांपल है सबके सामने, किस तरीके से उन्होंने एज एन एसोसिएटेड नेशन क्रिकेट खेली, उनको कॉम्पिटिशन जीते, उनको आहिस्ता आहिस्ता आईसीसी मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तैमूर, लेट्स टॉक अबाउट द मैच कि बांग्लादेश ने पहले ही मैच में हांगकांग को बहुत आसानी से कहते हैं ना कि शिकस्त दे दी, और आप इनकी बैटिंग की और बॉलिंग लाइन को कैसे देख रहे हैं? देखिए, बांग्लादेश भी इज वेरी इनएक्सपीरियंस। अगर आप देखें तो तमीम, शाकिब, महमदुल्लाह, इस तरह के जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, उनके बाद बांग्लादेश को अगर आप देखें तो अगेन एक रीबिल्डिंग प्रोसेस से वो गुजर रहे हैं। लिटन दास नए कैप्टन हैं उन्होंने टीम को संभाला है, मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर हैं और एक नई टीम को ग्रूम कर रहे हैं। मुस्तफिजुर रहमान जो है लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, वो थोड़े एक्सपीरियंस हैं, लेकिन इसे यंग टीम, मेरे ख्याल में बांग्लादेश आई थिंक एक्सपीरियंस लैक करती है लेटर ऑन अपने, जब जैसे अगर वो क्वालिफाई करते हैं फॉर द नेक्स्ट राउंड, और जब इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका इवन के साथ जब उनका मैच होगा तो वहां पे थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि अभी इनएक्सपीरियंस साइड है, लेकिन हमें पता है कि बांग्लादेश इवॉल्व किया एज अ क्रिकेटिंग नेशन, एंड जब इस तरह की टीम्स होती हैं जो इनएक्सपीरियंस होती हैं, प्लेयर्स अपने जगह बनाने के लिए लड़ रहे होते हैं, सो कभी कभार बड़ी अनएक्सपेक्टेड एंड मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस भी ऐसे प्लेयर्स की तरफ से आती हैं। सो you cannot write Bangladesh off, but yes, looking at the other teams, yes, India, Pakistan, Sri Lanka, I think Bangladesh lack experience. ओके। अच्छा, अब ये बताइएगा कि हांगकांग ने अफगानिस्तान के बाद बांग्लादेश के खिलाफ भी कहते हैं ना कि शिकस्त खाई है, तो हाउ वुड दे परफॉर्म इनटू अदर गेम्स? क्या करना चाहिए उनको? जी तैमूर, आई थिंक थोड़ा सा डिले है, क्योंकि आपको आवाज़ आ रही है हमारी?
आई थिंक थोड़ा सा देयर इज अ डिले, और हम बात कर रहे थे एशिया कप में, और स्पेशली हम बात कर रहे थे बांग्लादेश और हांगकांग के मैच के ऊपर कि हांगकांग जो है उसने दूसरी बार जो है वो शिकस्त खाई है, पहले अफगानिस्तान से खाई है और उसके बाद बांग्लादेश से खाई है। और बांग्लादेश के बारे में बात की जाए तो बांग्लादेश एज़ कम्पेयर टू द बिगर टीम्स जो हैं वो थोड़ी सी, अभी यही बात कर रहे थे तैमूर खान भी, कि अभी इनएक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, उनके जो कैप्टन लिटन दास अभी वो बिल्कुल इनएक्सपीरियंस है जिसमें मैदान में उतरेंगे, मगर फिर भी उनकी कारकर्दगी जो है वो बेहतर नज़र आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब इनएक्सपीरियंस प्लेयर्स होते हैं और बड़े फॉर्मेट पे खेलते हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर्स के साथ खेलते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनको कॉन्फिडेंस उनका बूस्ट होता है, मैदान में उतरने का तरीका आता है, गेम प्लान के ऊपर बात कर सकते हैं, और उसके साथ साथ जो प्लान ऑफ एक्शन होता है जब वो मैदान में उतरने के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑन द पेपर जो टीम होती है वो अलग होती है, बट इंप्लीमेंटेड टीम क्या होती है वो भी अलग होती है। मैदान में उतरने के बाद जो सर्कमस्टांसेस होते हैं उसको देखना बहुत जरूरी है। और अबू धाबी का जो ग्राउंड है, दुबई की जो वेदर कंडीशंस हैं, स्पिनर्स को बहुत ज्यादा इधर ब्रेक मिलती है क्योंकि स्पिनर्स का ये ग्राउंड है और बॉल अच्छी तरीके से सीम करती है, स्पिन करती है। तो ये देखना ये है कि बैटिंग इधर डोमिनेट करेगी या बॉलिंग करेगी। जी तैमूर, आप सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा लिटन दास के ऊपर हम बात करेंगे। 58 रन की उन्होंने इनिंग्स खेली और कितनी अहम थी बांग्लादेश के इस ताक़ुब में। व्हाट डू यू थिंक? देखिए, जैसे मैंने कहा, इज द मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर इस बांग्लादेश की इनएक्सपीरियंस टीम के अंदर, और अपने एक्सपीरियंस को उन्होंने यूज किया लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। ये बहुत जरूरी होता है स्पेशली T20 क्रिकेट के अंदर। लीडर एक अच्छी फॉर्म के अंदर हो और यंग टीम हो आपकी, तो वो एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है टीम को, और टीम उस अपने लीडर के रैली अराउंड कर सकती है। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट वी सॉ यस्टरडे। लिटन दास की इनिंग एक एग्जांपल थी, एक प्लेयर्स को एक नई टीम ग्रूम हो रही है। सो आई थिंक दैट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर अ न्यू कैप्टन to inspire his inexperienced young team. ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा हम विकेट के ऊपर भी बात करते हैं, पिच के ऊपर बात करते हैं। पिच आपने कैसे देखी है वहाँ की? स्पिनर्स के लिए डोमिनेट करेगी या बैटर्स के लिए अच्छी ये पिच होगी? और इसके बाद ड्यू फैक्टर जो है वो कितना मैटर कर रहा है मैचेस के ऊपर, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। देखिए ना, T20 क्रिकेट के अंदर हर इवेंट के अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जो विकेट्स हैं वो बैट्समैन को ज्यादा सूट करा। और हमने दुबई के अंदर भी देखा जब इंडिया ने अपना पहला मैच खेला, और कल भी हमने अबू धाबी के अंदर भी ये चीज देखी जब हांगकांग और बांग्लादेश के दरमियान मैच खेला गया कि विकेट के ऊपर थोड़ा सा घास छोड़ा जा रहा है, तो बॉल जो है ताकि बैटिंग के लिए वो ज्यादा सूटेबल हो। यूएई और खासतौर पे दोनों बोथ इन दुबई एंड इन अबू धाबी। दुबई के अंदर कभी कभार विकेट जो है वो डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करता है, वहां पे बॉल टर्न काफी ज्यादा होता है। अबू धाबी इज नॉर्मली ट्रेडिशनली वेरी फेमस फॉर बैटिंग और गुड बैटिंग सर्विस, सो वो हमने कल चीज देखी। लेकिन अगेन हांगकांग इज एन इनएक्सपीरियंस्ड टीम, एक एसोसिएटेड कंट्री जिसने क्वालिफाई किया है। बांग्लादेश देयर वाज एक क्लास का बहुत ज्यादा डिफरेंस है, एक एक्सपीरियंस का बहुत ज्यादा डिफरेंस था जो हमें कल नजर आया। सो ऐसे सरफेस का वो नहीं था, लेकिन as the event will go on, again it depends. I think the pitches are going to get harder and harder and more suitable for batting. और ये T20 क्रिकेट के अंदर even as in for the audience, जो fans हैं वो भी ये देखने जाते हैं कि high scoring runs हो, चौके लगे, छक्के लगे। So I think for that the pitches have to be batting pitches। और आज जिस तरीके से टेक्नोलॉजी एंटरटेनमेंट, आई डू अग्री, एंटरटेनमेंट का एक बहुत बड़ा जरिया है। अच्छा, हम थोड़ी सी स्पिनर्स की बात करें, बॉलिंग के ऊपर बात करें, तो क्या ये स्पिनर्स के लिए ये जो विकेट्स हैं ये वाकई कारसाज होंगी? मुझे आपकी आवाज समझ नहीं आई, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर हम थोड़ी सी बॉलिंग के ऊपर बात करें तो स्पिनर्स जो हैं वो कितना डोमिनेट करेंगे एज कंपेयर टू द फास्ट बॉलर्स? I'm sorry है ना, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। थोड़ा सा इशू है क्योंकि ऑब्वियसली कनेक्टिविटी इशू चल रहा है, इंटरनेट इशू वैसे ही चल रहा है ड्यू टू अ लॉट ऑफ इश्यूज, और फ्लड की वजह से तो कनेक्टिव इश्यूज जो हैं वो डिफरेंट एरियाज में आए हुए हैं। तो अभी जो है हम लोग फिर रब्ता करने की कोशिश करते हैं। जी तैमूर साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी जी, आप थोड़ी बेहतर हुई है आपकी आवाज। इज इट बेटर नाउ? आई थिंक आवाज़ नहीं जा रही, तो हम बात कर रहे थे। ठीक है। अच्छा, हम ये बात कर रहे थे कि ये जो विकेट है ये स्पिनर्स के लिए डोमिनेट करेगी कि ये मीडियम पेसेस या पेसेस के लिए डोमिनेट करेगी?
देखिए, अगर बैटिंग विकेट होगी ऑब्वियसली सेकंड इनिंग के अंदर, और जहां पे अगर ड्यू का फैक्टर आता है तो टर्न जो है वो थोड़ा सा गेम से आउट हो जाता है, क्योंकि बॉलर बॉल को, स्पिनर्स खास तौर पे बॉलर को, फिंगर स्पिनर्स बॉल को सही तरीके से ग्रिप नहीं कर सकते, इवन रिस्ट स्पिनर्स जो हैं, जो राइट हैंड लेग स्पिनर्स होते हैं। सो इस वजह से हमें ये देखने को मिलेगा कि बॉल स्किड ऑन करेगा, और अगर बॉल स्किड करता है तो वो बैटिंग के लिए ज्यादा आसानी उसके अंदर हो जाती है। सो आई थिंक बी जो भी मेरे ख्याल में एक ऑलराउंड अगर आप देखें तो आपको, अगर आप स्पिन कर सकते हैं, गुड स्पिनर्स को यहाँ पे स्पिन भी मिलेगा, पेसर्स को बाउंस भी मिलेगा, क्योंकि घास दोनों वेन्यूज के ऊपर छोड़ी गई है पिच के ऊपर, और बैट्समैन अगर आपको बॉल अच्छा ट्रू बाउंस मिल रहा है और एक पेस के ऊपर आ रहा है तो बैट्समैन को अपने शॉट खेलने के लिए आसानी होती है। सो फार आई थिंक द पिच इज गुड फॉर एवरीबॉडी। ओके अच्छा, पाकिस्तान जो है आज ओमान के अगेंस्ट अपना मैच खेलेगा, क्या समझते हैं, क्या इंथुजियाज्म है? और ऑब्वियसली पाकिस्तानी क्राउड हम हमेशा देखते हैं सपोर्ट करता है दुबई में, दुबई इज ऑलमोस्ट आवर होम ग्राउंड टू, तो क्या समझते हैं आप इस हवाले से? देखिए, पाकिस्तान आई थिंक आफ्टर विनिंग द ट्राई नेशन, और जिस तरीके से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को वन साइडेड फाइनल में हराया है, पाकिस्तान का मोराल, पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस बहुत इस वक्त हाई होगा, और पाकिस्तान को एक अच्छा कॉम्बिनेशन पाकिस्तान बनता नजर आया है। नवाज एक तरीके से एक बैकबोन है पाकिस्तान टीम के एज एन ऑलराउंडर, स्पेशली इन दीज कंडीशंस, और जिस तरीके से वो लोअर ऑर्डर आके बैटिंग कर रहे हैं, फहीम अशरफ की फॉर्म एज अ बैट्समैन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान अगेन इन द, स्पेशली जो लास्ट 5 ओवर्स में है जो खेल रहे हैं। हसन नवाज के ऊपर काफी ज्यादा इस वक्त जो है थोड़ा सा फोकस होगा, क्योंकि उन्होंने लेटर ऑन मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर के अंदर आके जिस तरीके से वो स्ट्राइकिंग कर रहे हैं, जिस तरीके से वो छक्के मारते हैं, जिस तरीके से उनके पास शॉट्स है, जो रेंज ऑफ शॉट्स है उनके पास, अगर हसन नवाज भी अच्छी फॉर्म में आते हैं और ऊपर से हमारे ओपनर्स रन करते हैं, आई थिंक पाकिस्तान इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैलेंस साइड। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थे स्पोर्ट्स एनालिस्ट तैमूर खान। थोड़ी सी कनेक्टिविटी इशू था, बल्कि बात उन्होंने बहुत ज़बरदस्त की है। एशिया कप में जो है मैचेस जो हैं वो जो छोटी टीम्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस का ये एक प्लेटफॉर्म बनेगा, क्योंकि एक्सपीरियंस प्लेयर्स जब इन एक्सपीरियंस प्लेयर्स के साथ खेलेंगे तो ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंस जो है आगे आने वाले इवेंट्स में बेहतर होगी। और पाकिस्तान का आज मैच, और पाकिस्तान के मैच में शायकीन क्रिकेट की नज़रें जो है स्क्रीन पे जमी हुई हैं। ऑब्वियसली जो लोग पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, जो दुबई में नहीं है, उनके दिल जो है वहां जुड़े हुए हैं। न्यू पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। थोड़ी सी बात करते हैं सैलाब की तबाहकारियों के बाद होने वाली एग्रीकल्चर पे जो इम्पैक्ट पड़ा है। व्यूअर्स, पाकिस्तान में हालिया मानसून बारिशों और तबाहकुन सैलाबों ने एक बार फिर जो है लाखों अफराद को मुतासर किया है और मुल्की मईशत के सबसे अहम शोबे ज़रूरी पैदावार को शदीद धचका पहुंचाया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इन हालात के पेश नज़र मुल्क में माहौलियाती और ज़रूरी एमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान किया है। मुल्क की सबसे बड़ी ज़रूरी ज़मीन खोलने रखने वाले सूबा पंजाब में चावल, गन्ना, कपास और तिल समेत कई अहम फसलें ज़ेर आब आ चुकी हैं। किसान बोर्ड ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक सिर्फ जनूबी पंजाब ही नहीं बल्कि वस्ती पंजाब तक सैलाबी पानी ने लाखों खेतों, बागात और मवेशियों को बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाया है। हेड मोहम्मद वाला और शेरशाह के इलाके में आम के बागात तबाह हो चुके हैं और सब्जियों की पैदावार मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है। सैलाब के बाइस खुराक की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ है और मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में आटे की फी किलो कीमत जो 80 रुपए से बढ़कर 150 रुपए तक जा पहुंची है। सब्जियां और फल 4 गुना महंगे हो गए हैं, जबकि कार्गो सर्विस मुअत्तल होने के बायस सूबों के दरमियान ग़िज़ाई अजनास की तरसील ना होने से बराबर है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक जनूबी पंजाब में हजारों एकड़ ज़रूरी रकबा सैलाब की नजर हो चुका है। माहिरीन का कहना है कि अगर फौरी इक़दामात ना किए गए तो आइंदा महीनों में पाकिस्तान को शदीद ग़िज़ाई किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA के मुताबिक रवा साल के सैलाब में अब तक 900 से ज्यादा हलाकतें और 1 करोड़ के करीब अफराद मुतासर हो चुके हैं। दरिया चनाब और सतलज में पानी की सतह जो है तकरीबन 1955 और 1971 के रिकॉर्ड भी तोड़ चुकी है। माहिरीन का कहना है कि सैलाबी तबाहकारियों से बचाव के लिए जमीन के इस्तेमाल का नया मंसूबा फ़आल और इब्तदाई वार्निंग सिस्टम और सैलाबी पानी को आबी ज़खायरी खारिज करने के लिए इस्तेमाल करना जो है नागुज़ीर हो चुका है। बसूरत दीगर पाकिस्तान को
हर साल मजीद शदीद माहौलियाती और ज़रूरी बहरानों का सामना करना पड़ेगा। तो सारी सिचुएशन को हम बात करेंगे। सिचुएशन को डील करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एग्रीकल्चर एक्सपर्ट आयशा खान नियाजी साहब, जिन्होंने हमें शो में वेलकम किया है। अस्सलाम वालेकुम आयशा। अस्सलाम वालेकुम। आयशा, सच एन इमरजेंसी, फूड इमरजेंसी जो है वो तकरीबन पाकिस्तान में नाफिज हो गई है, क्या कहेंगी आप? मैं भी बिल्कुल यही कह रही थी कि भाई हम लोगों को थोड़ा सा प्लान करना पड़ेगा। एज एग्रीकल्चर लैंड का मैं ऑपरेट करती हूँ, क्रॉप्स लगाते हैं, साइट्स डैमेज हो गई हैं क्रॉप्स, आगे 2 महीने तक तो वैसे ही लैंड नहीं होगी, हमें उसको पूरा दोबारा से रीडेवलप करना पड़ेगा। हमें काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस जो है ना वो फेस करने पड़ेंगे। एज अ अवाम, एज अ नेशन, हम सबको सपोर्ट एक दूसरे की करनी पड़ेगी ताकि यहाँ पर वो कहत ना आ जाए, बिल्कुल स्कार्सिटी ना हो जाए। हाँ। अच्छा आयशा, मुझे बताइएगा कि पंजाब और सिंध की जो हालिया सूरत हाल है बारिशों के हवाले से, कौन कौन सी फसलें जो है मुतासर हुई हैं? देखिए जी, हमारी कपास डैमेज हो गई, हमारा गन्ना डैमेज हो गया, हमारी सारी वेजिटेबल्स डैमेज हो गई, इस एरिया की सारी, हमारा चावल की मुंजी जिसे कहते हैं हम लोग, वो डैमेज हो गई। सैलाब आया ही इतना बड़ा, बिल्कुल रिकॉर्ड्स टूट गए, ये चीज़ें डैमेज हो गई, हमारे फ्रूट ट्रीज डैमेज हो गए, हमारे आम के बागात मुल्तान से आगे चले जाएं, बिल्कुल खजूरों के बागात, खजूरों तक तो अभी हम आए ही नहीं है, हमने खजूरों को किया ही नहीं है। आगे रमज़ान आ रहा है, आप देखना कितनी हाई एंड पर प्राइस चली जाएगी। आयशा, कैसे देख रही है कि क्या ये कोई कहत तो नहीं पड़ जाएगा? कितना क्या हमें जो है खाना वो बाहर से तो नहीं इम्पोर्ट कराना पड़ जाएगा, जो सूरत हाल हम देख रहे हैं? बिल्कुल, देखें हमारे पास तकरीबन 7.5 टन गंदम चाहिए हमारे 7 महीने के टेन्योर को कवर करने के लिए, कि 7 महीने के बाद दोबारा गंदम अवेलेबल होगी मार्केट के 7 लाख टन हमें गंदम चाहिए हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है, इन हाउस, जो नहीं है, ठीक है। हमारा जो ये एक रोटी, सिंपल सी बात है, एक रोटी 100 रुपए तक की चली जाएगी। जब आवाम के पास बेसिक चीज आटा, एक रोटी 100 रुपए तक चली जाएगी, क्योंकि 30 रुपए की रोटी तो बिक रही है बाजार में। जी, आपने देखा 30 रुपए की बिक्री है, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया हुआ था कि 9 समथिंग का बैग होगा, वो 9 समथिंग का बैग अभी 1560 का हो गया। 10 किलो का आटे का जो थैला है वो 1500 तक तजावज कर गया, 1500 से ऊपर का तजावज कर गया, ठीक है। ये आहिस्ता आहिस्ता करके विद इन 2-3 डेज 2000 पे ट्राई कर देगा। जो गरीब आदमी है वो कहाँ से अफोर्ड करेगा, ठीक है। इसी तरह कोई भी वेजिटेबल उठा ले, ना प्याज है, ना आलू है, ना टमाटर है, ना मिर्चें है, ना धनिया है, बेसिक नीड जो रोज नीटी गिटी होती है आपके उसमें वेजिटेबल डलती है बनाने के लिए, ना भिंडी है, ना टिंडा है, ना कद्दू है, हर तरफ पानी पानी पानी, सारी वेजिटेबल ख़त्म हो गई है। दरमियान का मिडिल मैन है, वो दबा के पैसे कमा रहा है, जिसने स्टोर्स बनाए, कोल्ड स्टोरेज में आलू रखे हुए, जिसने प्याज रखी है, जिसने जखीरे किए हुए, यस, ठीक है, वो लोग कमाएंगे, ठीक है। ये उन लोगों का हमारा जो है मुस्लिम कम्युनिटी है, इतने सब लोगों को मिलजुल के काम करना चाहिए। यहाँ पर उल्टा हिसाब है, यहाँ पर लोग स्टोरेज करने पे आ जाते हैं, जखीरा अंदोज आ जाते हैं, सामने बड़े बड़े इन्वेस्टर आ जाते हैं, वो चीज़ें स्टोर करना शुरू, दालें अभी स्टोर होना शुरू हो गई हैं। आपका चावल सबसे महंगा होगा, मुंजी तबाह हो गई। कितने रुपए तक जाने का खर्चा है? 900 रुपीज पर 900 रुपए किलो चावल जाने का खर्चा है। जी होता है ना बासमती चावल, जी सेला चावल ज़्यादा 750 रुपीज़ पर केजी तो जाएगा ही जाएगा। कम से कम ये हम जो एग्रीकल्चर लोग हैं वो बता रहे हैं आप लोगों को कि भाई हम किसान बता रहे हैं आपको कि ये इसके ऊपर प्राइस जाएगी। बल्कि आपके तो अपने भी लैंड्स हैं, आपकी तो अपनी भी, आप खुद भी काश्तकारी के बिजनेस से मुंसलिक हैं, तो आपकी काश्तकारी कितनी इफेक्ट हुई है? बहुत डैमेज हुई है। हमारे जो उकाड़ा की साइड पे पानी आ गया सारा। अब हम लोगों ने आलू लगाना था, ये सितंबर से अक्टूबर के दरमियान में होता है। समटाइम तो लोग हाफ आलू कट करके लगाते हैं, कुछ लोग बीज से लगाते हैं, ठीक है। हम उस पे लेट हैं, 2 महीने हमें तैयारी करने के लिए जगह चाहिए। वो जो इतना थिक वो दरिया का पानी के साथ जो रेला आया है उसको तो निकालना है, जमीन को दोबारा से तैयार करना, हम लेट हैं, ठीक है, उस काम से लेट है। देखिए हर चीज लेट होती जा रही है ना, जहां से रेला गुजर गया वहां के आफ्टर इफेक्ट्स बहुत हो रहे हैं, ठीक है। फिर इसी तरह जो भी हम वेजिटेबल्स लगा रहे हैं, हमारा चारा नहीं है ना। देखिए खाली किसान सिर्फ सब्जियां नहीं लगाता, उसने भैंस डंगर ये भी तो रखे हुए होते हैं ना, उनके लिए चारा ही नहीं है। 10 किलो चारा एक बंदे को एक ID कार्ड पे मिलता है। एक बंदे के पास कम से कम 4-5 जानवर तो है। गवर्नमेंट भी क्या करे, लोगों को मिलजुल के एक दूसरे की सपोर्ट करनी है। मैं तो आपके प्लेटफॉर्म से एक रिक्वेस्ट करती हूँ, जो बाहर पाकिस्तानी बैठे हैं लोग, अच्छे बैकग्राउंड से स्ट्रॉन्ग हैं, सपोर्ट करते थे, जलजले भी करते थे, प्लीज़
खुद आ जाएं, अपने साथ कोई रिश्तेदार बता दें, उनसे कहें कि एक एक एरिया को पकड़ लें, उन पर लोगों की सपोर्ट कर दें, लोग दोबारा से अच्छा आयशा, आपके मुताबिक आपने इतनी रिसर्च की हुई है, कितने टोटल एरियाज जो है वो इफेक्ट हैं? क्योंकि पाकिस्तान के अगर पूरे मैप पे खींचा जाए तो हर सूबे में एक स्पेशलिटी है कि सिंध में केला चलता है, सिंध में जो है वो खजूरों के हैं, उसके बाद हमारा हाफ सिंध और हाफ सदर्न पंजाब आम की फसल के ऊपर इंहसार करता है, इसके साथ भी बहुत है। पंजाब वाली साइड पे हमारे पास गंदम है, कपास है। देखिए आप बुनेर से शुरू करें टिल कराची तक आ जाए, ठीक है, पानी चला है ना जी। हमने सवात में जैसे हरा धनिया लगाया था, इतनी अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह 13 लाख रुपए का एकड़ बिकता है वहां पर, ठीक है, ये बहुत बड़ा प्रॉफिट है, ठीक है, 1.5 लाख 2 लाख रुपए का एकड़ साल का ठेका लेते हैं, लेकिन सिर्फ धनिये से इतनी प्रॉफिट आ जाता है। अब वो सब कुछ बह गया, आप देखें वहां से लेकर यहाँ तक, क्या धनिया, क्या पुदीना, क्या मिर्च, क्या टमाटर, क्या आलू, क्या कसूर में हल्दी बह गई। हाँ, कसूर में हल्दी बह गई। पानी, अब देखे ना, पानी था ना, पानी ने अपनी जगह लेनी थी, बिल्कुल डैमेज करना था, वो तो अल्लाह की तरफ से आ गया। अब हमें खुद अपने टोस पे आ जाना चाहिए, हमें गवर्नमेंट को, आवाम को, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो हमेशा से सपोर्ट करते हैं, उनको निकलना चाहिए, एरिया वाइज लोगों को जाके सपोर्ट करना चाहिए कि लोन पे दे दें, हमें सीड दे दें, फिर हमें ये बिजली के बिल में सब्सिडी दे दें, और ये जो ट्यूबवेल सरचार्ज ना लगाएं, किसान इतना अमीर नहीं होता, पता नहीं क्यों लोगों कैसे उजाला हो सकता है किसानों का? देख रही हूँ बेचारे रो रहे हैं, बेयारो मददगार बैठे हुए, जमीनें छोड़ के नहीं जा रहे। हाँ, नहीं मैं बताऊं, अगर वो जब अपना घर छोड़ के जाते ना तो उनकी बहन बेटियों के जो जेवर और जहेज रखा हुआ है लोग लूट के ले जाते हैं जी, वो क्या करें, वो कैसे निकले? आप उनकी मिन्नत कर लेना। मैं खुद जा गई हूँ मुल्तान की तरफ मिन्नत करने के लिए, यार निकल आओ, छोड़ दो, कुछ नहीं होता, बाद में बन जाए। उन्होंने कहा नहीं बाजी, यहाँ तो हमारे से आयशा देखा है, ये भी वीडियोस आ रही हैं, इतलात भी आ रही हैं कि बहुत ज़्यादा चोरियां भी हो रही हैं, एक नकल मकानी करते हैं तो पीछे से आके लूट पान ले जाते हैं। देखिए हम अपने मुल्क को एवं गलत कहें, पूरी दुनिया में ऐसे होता है, सारा जगह पे यही है, क्या इंग्लैंड ले लो, क्या अमेरिका ले लो, जहाँ पर भी ज़रा से ऐसे कोई क्राइसिस आते हैं लोग चोरी डकैती करते हैं, हमारी थोड़ी ज़्यादा लोग पब्लिसिटी कर देते हैं, हम ऐसे हैं वैसे हैं, हर जगह पर स्नैचिंग होती है, मर्डर्स होते हैं, लोग कवर करते हैं। मैं ये चाहती हूँ सब कुछ दुनिया में चल रहा होता है, साथ साथ सपोर्ट चलनी चाहिए, थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए, थोड़ा सा आवाम को भी देखना चाहिए, कुछ ग्रुप्स में बन जाएं लोग, जैसे मॉडल टाउन के कुछ लोग हो जाएं, गॉर्डन टाउन के कुछ लोग बन जाएं, गुलबर्ग के बन जाएं, डिफेंस के बन जाएं, जो चेक एंड बैलेंस रखें, रोज मार्केट में फ्रीलांस करते हैं ना लोग, जाते हैं जाकर। अच्छा ये भी कहा जा रहा है, जैसे कि ये भी सामने आया मंजर यहाँ पे कि छापे भी मारे जा रहे हैं और लोगों को कहा जा रहा है कि प्लीज जो है, क्योंकि एक चेक लिस्ट होती है, एक रेट लिस्ट दी जाती है, डीसी रेट लिस्ट होती है, हर इलाके में होती है, तो ज्यादा जो महंगे दामों में चीजें बेची जा रही हैं उनको सील किया जा रहा है। देखिए एक घंटे के लिए छापा मार लेंगे, 2 घंटे के लिए छापा मार लेंगे, वॉलंटरीली लोगों को खड़ा करें, एंगेज करें, ठीक है, वो जो आपको बताएंगे वो हकीकत होगी। मैंने खुद कल को 20 रुपीज़ की एक चपाती जो होती है ना, रोटी खरीदी तंदूर की, जो गवर्नमेंट ने अनाउंस रेट किया 14 रुपए है, ठीक है, मेरे एक जानने वालों ने 30 रुपीज़। लेकिन जब आटा ही नहीं आ रहा, आटे की किल्लत है तो वो लोग ज्यादा बेच रहे हैं। तंदूर वाले भी यही कह रहे हैं जी आटा महंगा हो गया, हम क्या करें। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आम और कीनू पाकिस्तान बहुत इन्हिसार करता है, हमारी बहुत एक्सपोर्ट होती है, इकोनॉमी में एक मेजर फैक्टर है, हमारी डेवलपमेंट फैक्टर है, ग्रोथ है, इस हवाले से क्या बताएंगी? आम तो बहुत बुरी तरीके से मुतासर हुए हैं, क्या कीनू भी मुतासर हुए? आम की जो दरख्त हैं वो डैमेज हुए ना, बाग डैमेज हुए। आम तो हम काश्तकार हो चुके थे, हमने एक्सपोर्ट कर दिया सारा, अल्हम्दुलिल्लाह आवाम ने खा भी लिया। अब आगे कीनू, माल्टा, सिट्रस की बारी, ठीक है, वो बागों में कम से कम 7-7 फुट पानी खड़ा था, जो सरगोदा, खुशाब, भलवाल वाली साइड पे है। ये उधर नहीं, आप भावलपुर पे लोगों के 4-4 हज़ार एकड़ के बाग थे जहाँ पर पानी खड़ा था। सरगोदा वगैरह तो बहुत ज्यादा डैमेज हो गया ना। अब ये वो पानी सूखेगा, वो जड़ें सूखेंगी, टाइम लगेगा। इस दफा किन्नू, माल्टा सब हम एक्सपोर्ट मुश्किल से ही कर सकेंगे, हम अपना ही पूरा कर लें, ये बड़ी बात होगी। अब पानी ड्राई होगा, टाइम लगेगा, जड़ें बेहतर होंगी, दरख्त खड़े होंगे, क्या सिचुएशन होती है, क्या कितने स्प्रेस करने पड़ते हैं, बहुत सारा एक्सपेंस हमारे पीछे बैक एंड पर आने के लिए तैयार खड़ा है। अच्छा आप क्या समझती हैं, हुकूमत को कहाँ कहाँ सब्सिडी देनी चाहिए, कहाँ कहाँ चार्जेस कम करने चाहिए ताकि किसान की इन सब नुकसानात का इजाला हो सके? गवर्नमेंट सपोर्ट करती है जब करना चाह रही होती है, ठीक है। गवर्नमेंट को चाहिए करे जो 5 एकड़ टाइप के होता है उसको दे, बीज दे दे, ठीक है, उसको खाद दे दे, DAP दे दे, यूरिया दे दे, जो उसने स्प्रे करने, ताकि वो
लीज पे दे दे ना, इंस्टॉलमेंट्स पे दे दे, जैसे ये तो भी सबसे कर दे। ज्यादा एक्सपेंसिव हाँ, चीजें हैं, वो यूरिया, अगर खाद। जब वो खरीद ही नहीं सकेगा 12,000 की 16,000 की बोरी नहीं खरीद सकेगा डालने के लिए, तो वो कैसे फसल आपके लिए तैयार करेगा? किसान आपकी मेन स्ट्रेंथ है जो पूरी सारे 22 करोड़ 25 करोड़ आवाम को अनाज देती है, खाना देती है, सब्जी देती है, फ्रूट देती है। किसान के साथ सपोर्ट करें, प्लीज करें। अगर किसान नहीं होगा तो आप खाना कहाँ से खाएंगे? सबसे बड़ी बात देखें, अनाज लगेगा तो आपके पेट में आएगा। उनके पास वो बीज ही नहीं है इस वक्त, उनके पास पैसे ही ख़त्म है, उनकी सब चीज़ रिढ़ गई है। पंजाबी में कहते हैं रिढ़ गया, उनका रिढ़ गया है। उनको दोबारा से सारा प्लेटफॉर्म तैयार करना है, उनको बहुत काम करना है। प्लीज़ ये वक्त है उनको सपोर्ट करने का, बहुत सख्त सपोर्ट करने का। हम जैसे जो हैं, चलो जी हम लोग तो अपने बड़े स्केल पे 100 एकड़ बेच के चलो जी हम अपनी ज़मीन को बीज भी दे देंगे, खाद भी दे देंगे। ये नीचे वाला किसान कैसे सर्वाइव करेगा? अच्छा मुझे बताएं कि अगर हम इंपोर्ट के ऊपर जाते हैं, फॉर इंस्टेंस हम नेबरिंग कंट्रीज जैसे ईरान से इंपोर्ट करते हैं, अक्सर हमने की भी है, चाइना से भी लीमू आया, ईरान से प्याज भी आया था एक ज़माने में, तो क्या वो कॉस्ट इफेक्टिव होगा कि रेट जो लोकल है उससे भी ज़्यादा हो जाएगा? आप खुद सोच लो, आप किसी भी चीज़ कहीं से भी कोई चीज़ मंगाते हो, लाहौर से बाहर से आती है तो वो एक्सपेंसिव हो जाती है, तो आप तो मुल्क से बाहर से मंगा रहे हो तो प्राइस ऊपर ही जाएगी ना। आप उस वो तो थोड़ा टफ फॉर द टाइम बिंग आप प्याज मंगा लोगे, टमाटर इंडिया से भी ले लोगे, हमारा नेबरिंग कंट्री है, कुछ अफगानिस्तान से आ जाएगा, कुछ ईरान से आ जाएगा, कुछ हम ऑस्ट्रेलिया से मंगा लेते हैं, मुख्तलिफ मुल्कों से मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं, फ्रूट्स आ जाते हैं बाहर से, सब कुछ हो जाता है, लेकिन वो फिर एक्सपेंसिव होता है। आम मासेस तक नहीं जा सकता, वो मासेस नहीं खा सकती, वो एलीट के लिए रह जाएगा। सिर्फ एलीट लोग जो है उसको कंज्यूम कर सकेंगे। और ये गवर्नमेंट का जो अब जो है ये फर्ज है रोटी देना, प्लान ऑफ एक्शन बनाना, ठीक है ना, बिल्कुल प्लान ऑफ एक्शन करना है। कम से कम रोटी का, गंदुम का जखीरा गवर्नमेंट को करना चाहिए। एक रेट फिक्स होना चाहिए। मैं प्रोग्राम देख रही थी, उसमें बता रहे थे कि प्लान करते हैं इंडिया से, हम इंडिया को हम करते हैं ना, हमारा दुश्मन है ये, कितना प्लान करता है। उसने 2024 में प्लान किया था कि 2026 में क्या रेट होगा गंदम का, क्योंकि सलाह की उनकी प्रेडिक्शंस थी। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थी एग्रीकल्चर एक्सपर्ट आयशा खान नियाजी, जिनका कहना है कि फूड इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर हो चुकी है पाकिस्तान में, और ख़ुद भी वो एग्रीकल्चर के शोबे से वाबस्ता हैं, उनकी अपनी लैंड्स हैं, और उसका अजारा भी कर रही हैं कि उनकी जो काश्तकारी थी, उनकी जो फसल थी वो बुरे तरीके से मुतासर हुई है। खासतौर पर अगर उकाड़ा की बात की जाए तो वहाँ उनके आलू काश्त होते थे जो कि इस बार नहीं हुए, और वो उनका ये कहना था कि किसानों को जो लैंड प्रिपेयर करने के लिए टाइम होगा उनके लिए उनको सब्सिडी प्रोवाइड की जाए, ताकि वो यूरिया और इस तरह की जो चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा सॉइल होता है, जो कि एक लैंड के लिए बहुत एक मेजर फैक्टर होता है उसकी डेवलपमेट के लिए, वो प्रोवाइड किया जाए। इसके साथ साथ बिजली को भी सब्सिडाइज किया जाए, ताकि जो ट्यूबवेल में पानी की जनरेशन है या ट्यूबवेल जो सारे इलाकों को कहते हैं ना कि पानी देती है, वो भी आसानी से किसान के लिए आसान हो ये सब चीज़ें करना। तो ये हुकूमत का भी काम है, और आपस में अपनी मदद आपके तहत भी हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट कर सकते हैं। छोटी सी ब्रेक पे जाने, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। आप देख रहे न्यू पाकिस्तान। न्यू पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। थोड़ी सी बात करते हैं लाइफस्टाइल के हवाले से, और ख़ास तौर पे शादी जो होती है ना, वो हर ज़िंदगी का एक यादगार दिन होता है, और हर दुल्हन की ख्वाहिश होती है कि वो अपने बड़े दिन में ना सिर्फ हसीन बल्कि सेहतमंद और तरोताज़ा भी नज़र आए। यही वजह है कि शादी से पहले लड़कियाँ अपनी खुराक, डाइट और जिल्द स्किन केयर पर खुसूसी जो तवज्जो देती हैं। माहिरीन सेहत के मुताबिक शादी की तैयारी से मलबूसात और मेकअप तक महदूद नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक मुतवाज़न ग़िज़ा, फिटनेस प्लान और जिल्द की बाकायदा देखभाल भी बहुत जरूरी होती है। दूसरी जानब अक्सर लड़कियां वजन कम करने के लिए शादी से चंद हफ्ते पहले ही क्रैश डाइट का सहारा ले लेती हैं, लेकिन माहिरीन इस तरीके कार को सख्त नुकसानदेह करार देते हैं, और अचानक वजन कम करने से चेहरे की रौनक जो है वो ख़त्म भी हो जाती है, जिल्द जो है वो ढीली और बेजान जो है होना शुरू हो जाती है, जबकि तवानाई की कमी की वजह से दुल्हन शादी के दिन थकन का शिकार भी दिखाई देती है। यही वजह है कि हमारे यहाँ डॉक्टर्स और डाइटिशियंस जो है स्पेशली ये कहती हैं कि दुल्हन जो है कुछ अरसा पहले जो है क्रैश डाइट से बिल्कुल इज्तनाब करें, और इसकी बजाय जो है सेहतमंद और तरजीह और मुतवाज़न लाइफस्टाइल जो है अडॉप्ट करें।
सिचुएशन पे हम बात करेंगे। सिचुएशन बहुत संगीन है क्योंकि आगे आने वाला है वेडिंग सीजन और वेडिंग प्लान्स हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और हमें जिन्होंने ज्वाइन किया है हफ्सा नसीर ने फैसलाबाद से, जो कि हमें बताएंगी कि दुल्हन को अपने आप को तरोताज़ा, फ्रेश और लाइफस्टाइल कैसे रखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं हफ्सा? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। हफ्सा स्पेशली आप आती है हमारे प्रोग्राम में फैसलाबाद से, और ख़ास तौर पे हमने आज डिज़ाइन किया है प्रोग्राम प्यारी प्यारी दुल्हनों के हवाले से। जी बिल्कुल। स्किन केयर जो होती है और डाइट कब करनी चाहिए, शादी से कितने दिन पहले करनी चाहिए, और क्या इफेक्ट्स आते हैं अगर हम पहले कर लें तो? अच्छा, इसमें आपने प्रायर टू योर वेडिंग एटलीस्ट कम से कम आपने 3 मंथ्स पहले अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर देना अच्छा। है। वैसे अगर आप 5 मंथ्स पहले करते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन 3 मंथ्स मस्ट हैं कि आप अपने आप को प्रिपेयर करें अगर आपको अपनी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी करनी है। क्योंकि स्किन केयर तो आप कर लेंगे, ऊपर से भी आप बहुत सारी क्रीम्स और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर लेंगे, लेकिन जो आपको अंदर से नेचुरल ग्लो चाहिए वो आपको प्रायर आपकी न्यूट्रिशन क्या है आपकी शादी से पहले, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा ख्याल है कि सबसे पहले हम जो दुल्हने हैं उनके लिए एक छोटा सा डाइट प्लान शेयर करेंगे कि उनको क्या खाना चाहिए। अगर आपकी भी शादी होने वाली है तो आपने सबसे पहले एक तो निहारमू एक जूस स्टार्ट करना है, उसको हम फ्रेशनेस जूस के नाम से कहते हैं। स्मूदी स्टार्ट करनी है, ठीक है। उसमें आपने 1 चुकंदर, 1 कैरेट, थोड़ी सी जो है उसमें लेमन और 1 मौसमी, जिस भी मौसम में अगर आपको चकोतरा मौजूद है, ग्रीन मौसमी या ऑरेंज मौजूद है, आपने लेके इसको ब्लेंड करना है। इसका फाइबर आपने निकालना नहीं है, पानी में डाल के इसको ब्लेंड करना है और उसमें 1 चुटकी हल्दी डाल के इसको आपने निहारमू पी लेना है। ये गेम चेंजिंग जूस है। इसमें इतना सारा जो है वो विटामिन ए मौजूद है, विटामिन सी मौजूद है, जो कि आपकी स्किन को बहुत ज्यादा फ्रेश कर देता है। के लिए पीना है ये आप 3 मंथ्स पिए, आपको 1 मंथ में ही बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे और उसके बाद 3 मंथ्स में तो आपकी स्किन बहुत ज्यादा ग्लो करेगी। इसके साथ साथ आपके बाल बहुत ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। उसके अलावा जो दुल्हने हैं उनको फोलेट एक्स्ट्रा मिकदार में चाहिए, मतलब आपने अगर बाद में प्रेगनेंसी प्लान करनी है तो फॉलिक एसिड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस जूस में बहुत ज्यादा फॉलिक एसिड मौजूद है। कोशिश नेचुरल फॉलिक एसिड मौजूद है। और नाश्ते में आपने कोशिश करनी है कि अगर आप वेट लूज करना चाह रहे हैं या मेंटेन करना चाह रहे हैं, आप ओट्स का इस्तेमाल करें, जौ का दलिया इस्तेमाल करें, उसमें थोड़े से नट्स लें, साथ एक फ्रूट लें और 1 अंडा खाएं आप अपने नाश्ते में। उसके 2 घंटे बाद अगर आप वेट लूज कर रहे हैं तो आप ग्रीन टी के साथ जो है वो कोई भी मिक्स सैलेड ले सकते हैं। और अगर आप वेट लूज नहीं कर रहे, मेंटेन करना चाहते हैं, तो आप ग्रीन टी अवॉइड करके उस अपने सैलेड में जो है वो क्वांटिटी कम रखें अगर आप वेट लूज करना चाहेंगे। और अगर आप गेन करना चाहेंगे तो आप उसमें बहुत सारे नट्स ऐड कर लीजिएगा। अच्छा, ठीक है। दोपहर को लंच में आपने घर में जो भी रोटी बनी हुई है उसके साथ सालन लेना है थोड़ी सी मिकदार में, और साथ सैलेड दोबारा से लेना है। शाम को आपने 3 से 4 अखरोट, 2 खजूरें खानी है। और डिनर में अगर आपने वेट गेन करना है, लूज करना है, या आपका जो भी पर्पस है, आपने कार्बोहाइड्रेट्स बंद कर देने हैं। क्योंकि इवनिंग में जो है अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, डिनर में आप कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, उससे आपकी बॉडी में इंसुलिन की रेजिस्टेंस आती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन डार्क नजर आती है। अगर आप शुगर को अपनी लाइफ से, कार्बोहाइड्रेट को स्किप कर देते हैं, तो आपकी स्किन का कलर आहिस्ता आहिस्ता चेंज होने लग जाता है, आपकी स्किन ग्लो करती है। जबरदस्त आपने बताया। तो आपने प्रोटीन का इस्तेमाल करना है। कार्ब्स आपने रात के वक्त बंद कर देने हैं। बिल्कुल बंद कर देने। उसमें आप चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं, फिश का कर सकते हैं, चना चाट ले सकते हैं, कोई भी दाल का सूप ले सकते हैं। और रात को सोते हुए आपने 1 गिलास दूध में थोड़ी सी हल्दी डाल के लेनी है। ये डाइट प्लान आप फॉलो करें, इंशाल्लाह ताला आपकी स्किन भी बहुत अच्छी हो जाएगी और आपका वेट भी लूज हो जाएगा। हमने ये देखा है हफ्सा के शादी से पहले दुल्हने जो है बिल्कुल क्रैश डाइट पे चली जाती हैं और बिल्कुल फाके करना शुरू हो जाती हैं कि हमारा मुंह छोटा नजर आए, पिक्चर्स होनी है, वीडियोस बननी है, हम अपने बिल्कुल 0 साइज में आ जाएं। और उसके आफ्टर इफेक्ट्स हमने देखे हैं जब वो मिसकैरेजेस की सूरत में आते हैं बहुत ज्यादा। क्या कहेंगी? मेरा ख्याल है कि क्रैश डाइट तो किसी भी सूरत में, आप दुल्हन बनना चाह रही हैं या नहीं भी बनना चाह रही, क्रैश डाइट तो आपको किसी भी सूरत में नहीं करना चाहिए। अगर आपको वेट भी लूज करना है, अगर आप कम कैलोरीज भी खाना चाह रहे हैं, आप अपना चॉइस ऑफ फूड इस तरह से रखें कि सारे ग्रुप्स इंपॉर्टेंट हैं। मैं या आप अगर कुछ दिन के लिए क्रैश डाइट कर लें 7 डेज के लिए, तो शायद उसमें हमें उतना ज्यादा नुकसान ना हो एज कम्पेयर टू वो जो दुल्हन जिसने इसके बाद उसकी स्किन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आजकल बड़ी मीम्स बनती हैं और बड़े जोक्स बनते हैं कि जी पहले दुल्हन तो बड़ी खूबसूरत थी, जिस दिन मेकअप लगा हुआ था अगले दिन उसने मुंह धोया तो वो इस तरह से होगी। वो इसी वजह से है कि बहुत सारी फीमेल्स जब क्रैश डाइट करती हैं, सबसे पहले तो आप में बी कॉम्प्लेक्स डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में हो जाती है। जब आपकी बॉडी में बी विटामिन सी नहीं होंगे तो आपकी स्किन सबसे पहले खराब नजर आनी है, आप में ग्लो नजर ही नहीं आना। इसके साथ विटामिन सी डेफिशिएंसी होगी। इसी तरह आपने फैट लूज किया है तो विटामिन ए, डी, ई के चारों लूज किए हैं, जिसकी वजह से आपके बाल भी गिरेंगे
गिरेंगे और आपको झुर्रियां पड़ती भी नजर आएंगी। आप देखिएगा बहुत सारे कम एज के लोग भी 20 से 25 के बिटवीन भी अगर क्रैश डाइट करके थोड़े टाइम में वेट लूज करते हैं तो उनको यहाँ पे मेकअप के बाद बहुत ज्यादा लाइंस आना, डार्क सर्कल और मेकअप के बाद ज्यादा लाइंस आना शुरू हो जाती हैं और वो स्पेसिफिकली उनका ड्रूपी फेस हो जाता है। तो क्रैश डाइट को बिल्कुल अवॉइड करें, स्पेशली अपनी शादी से पहले, क्योंकि इसके बाद बहुत सारा आजकल मिसकैरेज की रेशियो बहुत ज्यादा है और उसके बाद बहुत सारी फीमेल शादी पे पतला लगने के लिए वैसे आउटफिट सिलवा लेती हैं बड़े कपड़े और उस साइज के, उसके बाद जैसे ही शादी हुई है बहुत सारी दावतें, क्योंकि आपका लाइफस्टाइल चेंज होता है, आपको दूसरों के घरों में भी जाना पड़ता है, खाना भी खाना पड़ता है, हिसाब से खाना होता है। आप जितनी क्रैश डाइट करके अगर आप 10 दिन में 4 किलो लूज करते हैं तो उसके बाद आप 5 दिन में 10 किलो गेन भी कर लेते हैं। तो क्रैश डाइट के बाद आपका वेट बहुत जल्दी वापस आता है, तो इसको अवॉइड करें जितना अच्छा, हो कि सके। शादी के दिन जो होता है फ्रेश ग्लो जो लुक होती है लाने के लिए दुल्हन को किन घरेलू रेमेडीज जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए? आप कौन सी रेमेडीज जो है वो रिकमेंड कर रही हैं? सबसे पहले तो मैंने बताया कि आपने ये जूस पीना है अगर आप ग्लो चाहते हैं। बहुत सारी गर्ल्स हैं जिनको एक्नी हो जाती है तो उन्होंने अपने जूस में एक कुकम्बर, खीरा जिसे हम कहते हैं, उसके साथ थोड़ा सा मिंट, एलोवेरा और पाइनएप्पल का एक टुकड़ा ऐड करके इसकी स्मूदी बना के लेनी है। अगर आप सुबह को दूसरी स्मूदी ले रहे हैं तो शाम को ये लें, इससे आपके फेस पे बहुत ज्यादा ग्लो आएगा। अच्छा। दूसरा, विटामिन सी का ज्यादा इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि सुबह दोपहर शाम एक लेमन को पानी में निचोड़ के पी लें आप, इससे अच्छा। आपकी बॉडी, आपकी जिल्द बहुत ज्यादा अच्छी और फ्रेश नजर आती है। दूसरा, हमारे सेल के अंदर पानी जाने के लिए सॉल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपने अपने सेल तक को हाइड्रेट करना है, आपकी स्किन प्लम्पी बनानी है, तो दूसरा आपने सुबह एक थोड़ा सा एक पिंच, जो पिंक सॉल्ट होता है जिसे हम पिंक हिमालयन सॉल्ट कहते हैं, दूसरा रेगुलर सॉल्ट नहीं, उसको आपने पानी में मिक्स करके पी लेना है। उससे सेलुलर हाइड्रेशन होती है, मतलब पानी आपकी स्किन के सेल्स तक जाता है और आपकी स्किन बहुत ज्यादा प्लम्पी नजर आती है। उसके साथ आप अपनी स्किन केयर में कोशिश करें 2 चीजों का इस्तेमाल लाजमी करें। आप जिस भी डर्माटोलॉजिस्ट को विजिट करें हैं या अगर आप घर पे भी हैं, एक तो मॉइस्चराइजेशन का बहुत ज्यादा ख्याल रखें ताकि आपकी स्किन ड्राई ना नजर आए, और उसके साथ साथ सन ब्लॉक का जो है वो लाजमी इस्तेमाल करें। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम घर में बैठे हुए हैं, हमें तो सन ब्लॉक की जरूरत ही नहीं है, बाहर जाना है, तो वो लेयर हो जाती है, एसपीएफ प्रोटेक्शन हो जाती है। सारी लाइट जो है वो हमें इससे हमें प्रोटेक्शन स्किन को चाहिए होती है। अच्छा, मुझे बताइएगा हफ्सा कि पानी और नींद कितनी इंपॉर्टेंस रखता है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नींद है। पानी, अगर हम, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर दिन में 14 ग्लास पानी पिएंगे और हम बड़े फ्रेश नजर आएंगे, तो ऐसा नहीं है। पानी अगर आप 8 से 10 ग्लास भी पीते हैं, इसके साथ आपकी न्यूट्रिशन अच्छी है, मतलब आपने न्यूट्रिशन को बैलेंस रखना है। ओवरऑल आपकी बॉडी में फोलेट अच्छा है, आयरन अच्छा है, विटामिन ई अच्छा है, तो आप बहुत फ्रेश नजर आएंगे। इसके साथ साथ हाइड्रेशन इंपॉर्टेंट है, मतलब आप अपनी न्यूट्रिशन बैलेंस रख रहे हैं तो आप 8 से 10 ग्लास पानी पिए जो कि आपको फ्रेश रखता है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरा ख्याल है कि लाइफस्टाइल में, वो नींद है। आप रात को जागते हैं, अगर दिन में सोते हैं, तो आपकी बॉडी में जितने भी रिकवरी के प्रोसेस होने होते हैं वो नहीं होते। तो आप नींद जो है, जो लोग नहीं ले रहे होते प्रॉपर, उनकी बॉडी में ना हार्मोन्स प्रॉपर काम कर रहे होते हैं, ना उनकी बॉडी के जो सेल्स हैं, जितने भी उनके डाइजेस्टिव हार्मोन्स हैं, ना वो प्रॉपर काम कर रहे होते हैं। उनकी बॉडी में जितने भी रिकवरी के प्रोसेस हैं वो नहीं हो रहे होते। अच्छा, आपसे एक इधर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ और मेरे से जो बेचारी जो नई दुल्हन है वो भी पूछती हैं कि शादी से पहले जो फेशियल्स फौरन करा लेती हैं और उसके बाद शादी वाले दिन जो है पूरा मुंह एक्ने से भर जाता है। बिल्कुल भी नहीं। आपने किसी किस्म की भी कोई स्किन केयर को फॉलो करना है तो आपने कोशिश करना है एटलीस्ट उसको शादी से 1 से 1.5 महीना पहले आप उसको ट्राई करवाएं। जो फेशियल है वो 1.5 महीना पहले करवाएं, क्योंकि अगर आपने कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट है, अगर तो आप कोई सैलून का फेशियल ले रहे हैं, वो तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि उसमें तो डिफरेंट किस्म के पॉलिशर होते हैं। वो तो आपने शादी से पहले 3 से 4 हफ्ते पहले लेना है अगर आपने लेना है। अगर आप किसी डॉक्टर का भी फेशियल करवा रहे हैं, उसमें भी जो एस्थेटिक फेशियल्स होते हैं उसमें बहुत सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूज किए जाते हैं, बहुत सारी स्किन को सूट नहीं करते। इसके साथ साथ अगर आप शादी से, वो आपने देखा 3 से 4 दिन पहले फेशियल्स ले लेते हैं और उसके बाद फेस पे सम टाइम रैशेस भी हो जाते हैं, उसके बाद आपने इतना हैवी मेकअप लेना होता है तो मुंह पे दाने भी बनते हैं और डिफरेंट किस्म के रिएक्शंस होते हैं। इसलिए जब भी कोई फंक्शन आ रहा है तो कोशिश करें कि फेशियल आपने 1 से 1.5 महीना पहले ले लेना है, और सेकंड जो आपने सिटिंग है वो शादी से 20 दिन पहले ले लेनी है। और जो आजकल एस्थेटिक प्रोसीजर्स चल रहे हैं इतने ज्यादा चल रहे हैं, जी। हमने देखा है कि लड़कियां फिलर्स करा लेती हैं, बोटॉक्स करा लेती हैं और उनके आफ्टर इफेक्ट शादी वाले दिनों में आए होते हैं और परेशान होती है अब क्या करें। स्वेलिंग्स हो रही होती है। अगर आपने कोई भी एस्थेटिक प्रोसीजर करवाना है तो शादी से पहले आपने बिल्कुल नहीं करवाना, क्योंकि उसमें आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आने हैं। उसके बाद आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आने हैं। आपने प्रेगनेंसी के लिए भी ट्राई करना है तो आपने कोई भी नीडल वाला प्रोसीजर बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है बिफोर वेडिंग, नॉट एट ऑल। अगर आपने करवानी भी है तो
एटलीस्ट शादी से 3 से 4 मंथ्स पहले आप ये सारे प्रोसीजर्स करवा लें। अपने नियर बेंडिंग आपने 3 महीने पहले कोई भी स्किन का ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं, एटलीस्ट 90 डेज बिफोर योर वेडिंग आपने उसको क्लोज कर देना है। हफ्सा पहले ज़माने में देखा था उपटन का बहुत ट्रेंड होता था। हाँ जी। घर में आके खवातीन जो है नई नई दुल्हनों को बिल्कुल ऐसे ही है। मलती थी और फिर उतारती थी। तो अब वो ट्रेंड जो है बिल्कुल खत्म हो चुका हुआ है, हाँ क्योंकि जी। अब वो स्क्रब्स आगे में, स्पाज आ चुके बिल्कुल हैं, ऐसे ही सवानाज है। आ चुके हैं, उन्होंने रिप्लेस कर दिया हुआ है। आप क्या समझती हैं, खवातीन को इस ट्रेंड पे जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। टर्मेरिक हल्दी अल्लाह ताला ने उसमें नेचुरल प्रॉपर्टीज रखी हुई हैं आपकी स्किन को गोरा करने के लिए। आप वो उपटन 14 से 15 दिन के लिए घर में ही थोड़ा सा बेसन लेके उसके अंदर लेमन और थोड़ी सी 1 से 2 पिंच जो टर्मेरिक है उसको डाल के पेस्ट बना के अपने फेस पे और अपनी बॉडी पे यूज करना शुरू कर दें, तो 14 से 15 दिन में आपकी स्किन लाइट होना शुरू हो जाती है। और ये नेचुरल चीज है जिसका आपकी बॉडी में बिल्कुल भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और बहुत सारे लोग अगर उनकी ड्राई स्किन होती है तो वो कहते हैं कि बेसन से ड्राई होती है, तो वो उसी पेस्ट में जो है वो दूध मिला के डालना शुरू कर दें। तो मेरा ख्याल है कि जो नेचुरल चीजें हैं इनसे कोई भी इनकार नहीं है, बस आपने मुंह को मलना नहीं है, रगड़ना नहीं है। जेंटली आप उसको अगर यूज करें, जेंटली रब करके उतार दे, बॉडी से स्क्रब करें, तो इससे अच्छा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। अच्छा, आजकल टर्मरिक शॉट्स भी तो चल रहे हैं। हाँ कि जी। लोग बहुत सारा देखिए, बहुत सी मैंने वीडियोस देखी जी, हैं, जी। खवातीन जो टर्मरिक सुबह सुबह उठ के टर्मरिक शॉट्स पी रही हैं, वो क्या है? बहुत अच्छा है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। अगर आपको घुटनों में कोई दर्द है, आपके जोड़ों में किसी किस्म का को भी दर्द है, आपकी बॉडी में किसी किस्म की कोई इन्फ्लेमेशन हो रही है, एक्नी हो रही है, थकावट हो रही है, तो आप सुबह उठ के 1 गिलास पानी में थोड़ी सी हल्दी मिला के लेना शुरू कर दें, तो आपकी बॉडी में थाउजेंड्स ऑफ बेनिफिट्स हो रहे होते हैं। उसमें एक बेनिफिट ये भी है कि उसमें आपकी स्किन बहुत ज्यादा ग्लो करना शुरू कर देती है, क्योंकि टर्मेरिक की डायरेक्टली एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है। गोल्डन मिल्क कहते हैं, गोल्डन दूध मिल्क में, लेकिन दूध के बगैर भी ले सकते हैं हम। दूध के गोल्डन मिल्क में अगर आप टर्मेरिक लेते हैं तो आप सोते हुए लें, वो आपकी नींद को बहुत बेहतर बनाता है। इसको पीने से आपको इतनी अच्छी नींद आती है, आपके मसल रिलैक्स हो रहे होते हैं। और अगर आप बॉडी के दूसरे प्रॉब्लम्स को ठीक करना चाहते हैं, मतलब आप स्किन के लिए पीना चाह रहे हैं, तो फिर आप इसको पानी में मिला के मॉर्निंग में पिए, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी। पानी में मिला के आपने सुबह 1 गिलास पानी लेना है और उसमें आधा टीस्पून जो है वो टर्मेरिक मिला के लेनी है। और अगर आपको कोई भी डाइजेशन रिलेटेड इश्यू है, मतलब आपका पेट ठीक नहीं रहता, तो आप उसमें हल्का सा लेमन स्क्वीज करके ले सकते हैं और आप उसको ठंडे पानी में लें, तो आपको इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थी हमारी लाइफस्टाइल एक्सपर्ट, हमारी स्किन एक्सपर्ट, डाइटिशियनिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर हफ्सा नसीर, जिनका ये कहना था कि हमें वाकई अगर आपने वन स्टॉप कंप्लीट सोल्यूशन लेना है तो आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। जो जितनी भी खवातीन जो है हमारी दुल्हनें बनना चाह रही हैं, कुछ ही दिनों में उनकी शादी है, कुछ ही अरसे में शादी है, तो बिल्कुल खबरदार हो जाएं। उन्होंने शादी से 20 दिन पहले, 10 दिन पहले कोई ऐसे फेशियल्स नहीं कराने जिससे बाद में उनकी एक्नी जो है वो प्रोवोक हो जाए और उनका जो बड़ा दिन है वो ख़राब हो जाए। छोटी सी ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। न्यू पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। एक बड़ा दिलचस्प वाकया हम आपसे शेयर करते हैं। व्यूअर्स, लाहौर में एक अनोखा वाकया पेश आया है। गाड़ी में ऊंची आवाज में मलका तरन्नुम नूर जहां का मशहूर पंजाबी गाना झांझर दी पावा झंकार बजाने पर शहरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा लिया गया है। जी हाँ, ये वही गाना है जिसने 1984 की सुपरहिट फिल्म शोले के लिए रिकॉर्ड किया गया था, जिसके शायर थे ख्वाजा परवेज और मौसीकार थे वजीर अफशार, और मलका तरन्नुम नूर जहां ने अपनी आवाज में इससे कहते ना कि गाया था। यही गाना आज भी शादी ब्याह की महफिलों में पंजाबी कल्चर और लोक मौसीकी का लाजमी हिस्सा समझा जाता है। लेकिन नवाब टाउन पुलिस के मुताबिक ये शहरी अपनी गाड़ी में इतनी ऊंची आवाज में गाना चला रहा था कि ना सिर्फ ट्रैफिक मुतासर हो रही थी बल्कि अवामी शोर शराबा भी पैदा हो रहा था। पुलिस नाकाबंदी के दौरान बिस्मिल्लाह चौक पर जब गाड़ी को रोका गया था तो ड्राइवर दानिश अली ने साफ कह दिया था कि ये उसका शौक है और वो अक्सर ऊंची आवाज में गाना बजाता है और सुनता भी है। नाजरीन, नतीजा ये निकला कि गाड़ी मौके पर ही कब्जे में ले ली गई और शहरियों के खिलाफ जो है साउंड सिस्टम एक्ट 2015 दफा 6 के तहत मुकदमा दर्ज करा लिया गया। FIR रिपोर्ट के मुताबिक जो है पुलिस की मुदीयत में ASI रहमत अली ने दर्ज किया है। वाकया अपनी जगह जो है, लेकिन ये सवाल भी पैदा होता है कि क्या सकाफती विरसा और क्लासिक मौसीकी को इंजॉय करने के लिए भी कानून गिरफ्त में आना पड़ेगा, या फिर जो मामला है सिर्फ शोर शराबे और कानून की खिलाफ वर्जी का था। जो भी हुआ नाजरीन, एक तरफ जो है मलका तरन्नुम का ये लाजवाल गीत जो नस्लों से हमारे दिलों को बहला रहा है,
और दूसरी तरफ जो एक शहरी है जिसका शौक उसे बराह रास्त मुकदमे तक ले गया है। तो सवाल ये है कि क्या गाड़ी में झांझर दी पावा झंकार बजाना जुर्म है, या फिर ये मामला जरा सा कानून और जरा सा कहते हैं ना कि शोर का है। तो फैसला जो है वो हम आप पे छोड़ते हैं कि क्या करना चाहिए। अच्छा, वैसे तो जब भी गाड़ी ड्राइव की जा रही होती है तो ऑटोमेटिकली दिल चाहता है कि ऊंची आवाज में गाने सुने, तो उससे ना सिर्फ थ्रिल पैदा होता है बल्कि आपका डिप्रेशन भी कम होता है। तो व्यूअर्स, आपको प्रोग्राम हमारा कैसा लगा जरूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत एक पॉजिटिव होता है। हमारे सोशल पेजेस पे जाए नियो पाकिस्तान पे और जाके कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगले हफ्ते नए प्रोग्राम के साथ। अपनी होस्ट हिना सलमान को इजाजत दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।